दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरकेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी MBH। दोस्तों आज आपके समक्ष मैं एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं और उस टॉपिक का नाम है प्रयोगवादी कविता और नई कविता में अंतर। प्रयोगवादी कविता और नई कविता में अंतर आज हम आपको स्पष्ट करेंगे और मेरा वादा है कि अगर ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो वास्तव में एक युगदृष्टा की भांति आपकी दृष्टि युग को पहचानने की जो होती है वो वास्तव में आपके अंदर वो कला भरपूर मात्रा में आ जाएगी। देखिए किस प्रकार से नई कविता और प्रयोगवादी कविता, प्रयोगवादी और नई कविता में क्या डिफरेंस होता है आज हम आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। दोस्तों आइए बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए हिंदी MBH। दोस्तों देखें कि वास्तव में प्रयोगवादी कविता और नई कविता में क्या डिफरेंस होता है। देखिए ज़रा, अगर हम बात करें नंबर 1 प्रयोगवादी कविता की, तो प्रयोगवादी कविता में क्या होता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने इन्हें राहों का अन्वेषी कहा है। किसे? तार सप्तक को। तार सप्तक को राहों का अन्वेषी कहा था। तो राहों का अन्वेषी का अर्थ होता है सत्य की खोज करने वाले कवि। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला अंतर आएगा राहों का अन्वेषी। राहों का अन्वेषी, ये जो तार सप्तक के जो कवि हैं वो राहों के अन्वेषी हैं। तो राहों के अन्वेषी का अर्थ होता है सत्य की खोज करने वाले, सत्य की खोज करने वाले। और दोस्तों यदि हम बात यहीं पर कर लें नई कविता में, तो इसमें और इसमें क्या है, इसमें ये सत्य की खोज कर रहे थे। प्रयोगवादी कविता में जितने भी कवि थे, चाहे वो तार सप्तक के रहे हों या तार सप्तक के बाहर के रहे हों, तो दोस्तों ये राहों के अन्वेषी थे, यानी सत्य की खोज कर रहे थे। और इधर क्या हुआ, सत्य की ये पहचान कर चुके थे। यानी कि प्रयोगवादी से नई कविता तक पहुँचते पहुँचते जो कवि हैं वो सत्य की खोज कर चुके थे। तो दोस्तों देखें इसमें क्या होगा कि सत्य की खोज कर चुके थे। सत्य की जो खोज थी ये कवि कर चुके थे, सत्य की खोज कर चुके थे या सत्य की खोज हो चुकी थी, हो चुकी थी। और दोस्तों बात करें अब हम प्रयोगवादी कविता में, तो नंबर 2 पर आएगा कि इधर के जो कवि हैं, प्रयोगवादी काव्यधारा के जो कवि हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये व्यक्ति का महत्व ज़्यादा देते थे, व्यक्ति का महत्व ज़्यादा देते थे। और उधर क्या बात है, व्यक्ति का महत्व, व्यक्ति का महत्व ज़्यादा, व्यक्ति का महत्व ज़्यादा इधर देते हैं। और इधर क्या है, ये व्यक्ति के महत्व के साथ साथ है व्यक्ति व जो साहित्य था उसकी बात करते थे। देखिए व्यक्ति के साथ साथ व्यक्ति व समाज में संतुलन बनाए रखते थे। व्यक्ति के साथ साथ, व्यक्ति के साथ साथ व्यक्ति व समाज, व्यक्ति व समाज में संतुलन, व्यक्ति व समाज में संतुलन यहाँ पर बराबर दिखाई देगा। अब बात करें दोस्तों हम प्रयोगवादी कविता की, तो नंबर 3 पर आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि जो प्रयोगवादी कवि हैं वो फ्रायड के सिद्धांत पर कार्य करते थे। किसके दोस्तों? फ्रायड के। फ्रायड के सिद्धांत, यानी कि या फिर कहें फ्रायड के प्रभाव से प्रभावित थे। यानी कि प्रयोगवादी काव्यधारा में फ्रायड का प्रभाव अधिक मिलता है। और नई कविता में क्या है, क्या फ्रायड का यहाँ पर जो प्रभाव है दिखाई देता है या नहीं, देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करें हम नंबर 3 की, नंबर 3 की, तो यहाँ पर फ्रायड का और मार्क्स
दोनों प्रभाव तो दिखाई देता ही है, साथ साथ यहाँ पर नई कविता में अस्तित्ववाद आपको दिखाई देगा। आप समझ रहे हैं, अस्तित्ववाद की चर्चा हम इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अस्तित्ववाद का प्रभाव और साथ ही साथ आपको मार्क्स का भी प्रभाव दिखाई देगा। मार्क्स व फ्रायड का, मार्क्स व फ्रायड का भी प्रभाव आपको दिखाई देगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम प्रयोगवादी काव्य धारा में। तो यहाँ पर अगर हम नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर व्यक्ति की स्वाधीनता हेतु विद्रोही भावना दिखाई देगी। क्या देगी दोस्तों? व्यक्ति की स्वाधीनता हेतु। चूंकि आपको बता दें कि जो प्रयोगवादी काव्य धारा की जो कविताएं हो रही थी उस दरमियान हमारा देश स्वाधीन यानी स्वतंत्र होने वाला था। और नई कविता की बात करें तो यहाँ पर जो कवि थे वो स्वतंत्र हो चुके थे, यानी हमारा देश ही स्वतंत्र हो चुका था। तो यहाँ पर स्वतंत्र देश की कविता यहाँ पर रची जा रही थी। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रयोगवादी जो कविता है वो 1943 से 1951 के दरमियान चलती है। और हम नई कविता की बात कर लें तो ये 1951 से 1960 के दरमियान ये कविता रहती है। तो बात करें हम व्यक्ति की स्वाधीनता हेतु कर दें, स्वाधीनता हेतु विद्रोही भावना। आप समझ पा रहे हैं? विद्रोही भाव यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है। व्यक्ति की स्वाधीनता हेतु विद्रोही भाव यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है। और यदि हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ से जो विद्रोहीपन था कवियों में वो थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देता है। स्वाधीनता हेतु जो विद्रोहीपन था, तो दोस्तों यहाँ विद्रोहीपन या विद्रोही भाव नहीं के बराबर दिखाई देता है, नहीं के बराबर दिखाई देता है, नहीं के बराबर। और साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर लघुमानव की प्रतिष्ठा की गई है। लघुमानव मतलब आप समझ रहे हैं, लघुमानव की प्रतिष्ठा साफ साफ दिखाई देती है। लघुमानव की प्रतिष्ठा यहाँ पर दिखाई देती है। और बात करें यदि हम प्रयोगवादी काव्य धारा की तो यहाँ पर वैयक्तिकता का भाव दिखाई देता है। वैयक्तिकता का भाव, तो दोस्तों यहाँ पर वैयक्तिकता दिखाई देती है। वैयक्तिकता, यहाँ पर वैयक्तिकता का भाव दिखाई देता है। वैयक्तिकता के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति व साहित्य की चर्चा हुई है। व्यक्ति व साहित्य की भी चर्चा हुई है। व्यक्ति व साहित्य की चर्चा हुई है। और दोस्तों अब हम बात करें नई कविता में, यहाँ पर वैयक्तिकता का भाव है, व्यक्ति व साहित्य की चर्चा हुई है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर समग्रता का भाव दिखाई देता है। यहाँ पर समग्रता का भाव, समग्रता का भाव दिखाई देगा। यहाँ पर समग्रता का भाव दिखाई देगा और यहाँ पर वैयक्तिकता का भाव दिखाई देगा। वैयक्तिक और समग्रता। अब दोस्तों यदि हम बात करें तो यहाँ पर पराधीन भारत की कविता लिखी, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पर पराधीन भारत की कविता लिखी गई है, यहाँ पर स्वाधीन भारत की कविता लिखी गई है। तो दोस्तों ये भी अंतर एक है, दिखाई देता है साफ साफ। अब दोस्तों देखिए पराधीन भारत की कविता, यहाँ पर पराधीन भारत की कविता है और यहाँ पर दोस्तों स्वाधीन भारत की कविता है। यहाँ पर स्वाधीन भारत की कविता, स्वाधीन भारत की कविता दिखाई देती है। अब दोस्तों यदि हम बात करें प्रयोगवादी काव्य धारा की कविताओं के बारे में,
तो अगला नंबर में आएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छोटी व बड़ी, यहाँ पर छोटी व प्रगीतात्मक कविताएं लिखी गई हैं। कौन सी दोस्तों? छोटी व प्रगीत आप समझ रहे हैं, प्रगीतात्मक कविताएं लिखी गई हैं, कविताएं लिखी गई हैं। और दोस्तों वहाँ की बात करें तो नई कविता में क्या है दोस्तों, यहाँ पर छोटी के साथ साथ देख लें, यहाँ पर छोटी कविता के साथ साथ, छोटी कविता के साथ साथ लंबी कविता। कौन दोस्तों? लंबी कविता और विश्लेषणात्मक कविताएं लिखी गई हैं दोस्तों। कौन सी? विश्लेषणात्मक, लंबी व विश्लेषणात्मक कविताएं लिखी गई हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो वहाँ पर आपको अंधेरे में मिल जाएगा, ब्रह्म राक्षस मिल जाएगा, और दोस्तों असाध्य बीड़ा जो अज्ञेय की बड़ी ही प्रसिद्ध और लंबी कविता है, ये आपको उदाहरण स्वरूप मिल जाएगी। उदाहरण लिख देते हैं दोस्तों, अंधेरे में और असाध्य बीड़ा। कौन दोस्तों? असाध्य बीड़ा, और साथ साथ ब्रह्म राक्षस, ये लंबी और विश्लेषणात्मक कविताएं आपको मिल जाएंगी। अब दोस्तों यदि हम बात करें शिल्प की, तो यहाँ पर शिल्प का महत्व ज़्यादा दिया गया है। प्रयोगवादी काव्यधारा में शिल्प को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर शिल्प को ज़्यादा महत्व दिया गया है, यानी नए शिल्प का महत्व ज़्यादा है, अधिक है ना। और हम बात करें नई कविता में, तो यहाँ पर शिल्प तो है ही है, लेकिन शिल्प किस प्रकार की है? शिल्प यहाँ पर एकदम सहज है कि कोई भी व्यक्ति इनकी कविताओं को पढ़ करके आत्मसात उन्हें कर सकता है। तो दोस्तों देखिए, शिल्प है, लेकिन कैसा शिल्प है? शिल्प की सहजता यहाँ पर दिखाई देगी आपको। क्या दोस्तों? शिल्प की सहजता पर बल दिया गया है, शिल्प की सहजता पर बल दिया गया है। अब बात करें दोस्तों प्रयोगवादी काव्यधारा में, तो यहाँ पर प्रयोगवाद में क्षण को ज़्यादा महत्व, क्योंकि इसके पहले जब मैंने प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर मैंने क्षण का जिक्र किया है कि क्षण का अर्थ क्या होता है। अगर आपने ना देखा हो तो कृपया जाकर के वो सब वहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों देखें, प्रयोगवाद में क्षण को ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्षण को ज़्यादा महत्व या विशेष महत्व दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, वहाँ तो क्षण को ज़्यादा महत्व दिया गया, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्षण के साथ साथ युग चेतना भी देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पर युग चेतना यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्षण के साथ युग चेतना भी दिखाई देती है आपको, युग चेतना को महत्व दिया गया है। ठीक दोस्तों, तो ये रहा हमारा 9वां। अब हम बात करते हैं एक पॉइंट और जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो प्रयोगवादी काव्यधारा है, यहाँ के कवियों ने राजनीति पर बहुत ज़्यादा व्यंग्य किया है, बहुत ही ज़्यादा व्यंग्य किया है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि अगर हम बात करें तो संसद और रोटी जो कविता है, उसमें आपने देखा कि एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा आदमी रोटी खाता है, तीसरा आदमी है जो न रोटी बेलता है और न रोटी खाता है, वह रोटियों से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। और दोस्तों इसी प्रकार से संसद से सड़क तक में भी आपको ये दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों देखिए, राजनीति पर व्यंग, राजनीति पर यहाँ पर अधिक से अधिक व्यंग वहाँ पर किया गया है, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कम मात्रा में या ना के बराबर किया गया है। राजनीति पर कम व्यंग्य किया गया है या ना के बराबर व्यंग्य किया गया है। और दोस्तों अगर हम यहाँ की बात करें
तो यहाँ पर क्या है, राजनीति पर बहुतायत व्यंग्य किया गया है कवियों के द्वारा। राजनीति पर अधिक व्यंग्य आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का प्रयास। अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और दोस्तों सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि लगातार हम आपको वीडियो इसी प्रकार अच्छे से अच्छी वीडियो प्रेषित करते रहेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए और बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।